हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। और ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक मेथड के अकॉर्डिंग, जिसको आप कह सकते हो सिंगल अप्रोच, हमने देखा था। दैट वाज कार्डिनल अप्रोच। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस किया, बट ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे टर्म्स डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा और बजट लाइन हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये सारे बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स जो कि ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी को समझने में हेल्प करेंगे, उनको डिस्कस कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग इंडिफरेंस कर्व की मदद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं या कैसे निकाला जाता है, उसके क्या बेसिक कंडीशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। Consumer equilibrium by indifference curve analysis। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की मदद से कंज्यूमर बिहेवियर कैसे निकाल सकते हैं, हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें कि क्या था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सेंस में जो मतलब है वो यही है कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर तब होते हैं जब उनका इनकम और मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ वो अपने एक्सपेंडिचर को कुछ इस तरह से प्लान कर लें कि उनको उन कीमत और अपने इनकम से जो वो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को परचेज करते हैं, उसके परचेज करने पर उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता हो वो मैक्सिमम मिलता हो। शॉर्ट में जो याद रखेंगे वो यही रखेंगे याद कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए इसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में जानते हुए, बताते हुए आप क्या लिखोगे और कहोगे कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते वक्त उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो सबसे ज़रूरी बात वो ध्यान रखेंगे कि वो जिन कमोडिटीज़ को खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है और कंज्यूमर के पास इनकम कितना है। अपने दिए हुए इनकम लेवल और वस्तुओं की बाजार में जो कीमत होती है उसकी मदद से कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को कुछ इस तरह से प्लान करते हैं कि उनका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके
उसी सिचुएशन को, लेवल को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले हम लिख लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या है नेसेसरी कंडीशंस। A consumer is said to be in equilibrium with when given his income and prices of the commodity he plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction ओके। क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कोई भी कंज्यूमर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर तब कहलाते हैं जब वो अपने दिए हुए आय और वस्तुओं की कीमत से अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करते हैं कुछ इस तरह से, इन सच अ मैनर कि वो प्राप्त कर सकें मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन को। मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करते हुए कोई भी कंज्यूमर किसी भी तरह से अपने इनकम और प्राइसेस को मैनेज कर लेते हैं, इनकम एंड प्राइसेस की मदद से अपने एक्सपेंडिचर को प्लान कर लेते हैं, तो वो कंज्यूमर कहलाते हैं इक्विलिब्रियम पे। हमें जानना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की मदद से कोई भी कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर कब होता है। सो अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कोई भी कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर होते हैं तब जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर दो कंडीशंस पूरे होते हैं तो कोई भी कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम पर पाता है, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। नाउ व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशंस? तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो यही है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम MRS भी कहते हैं, विच इज मस्ट बी इक्वल टू PX बाय PY। अब यहाँ पे PX बाय PY क्या है तो आप याद करो, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है ये PX बाय PY क्या है, तो इट इज अ स्लोप ऑफ बजट लाइन। याद आया, हमने हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था।
स्लोप ऑफ अ बजट लाइन को हम px बाय py से दिखाते हैं। तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन px बाय py यानी कि स्लोप ऑफ अ बजट लाइन के बराबर है, तब जाकर के कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होंगे। ये पहला नेसेसरी कंडीशन है जो पूरा होना चाहिए किसी भी कंज्यूमर के द्वारा इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, तो सेकंड नेसेसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि indifference curve must be convex to the origin या convex in shape। सेकेंड कंडीशन होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए। कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए, इसका मतलब याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स कब होता है, जब आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो घटता है, तब इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग होगा, कंटिन्यूटी में ये घटेगा, तभी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। तो दोनों में से दोनों बातें जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हो, इसलिए मैंने और लिखा है। तो ये दोनों कंडीशंस जहां कहीं पे भी पूरे होते हों, वहां पे आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अनुसार कोई भी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलेगा, टोटल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर होगा। सेकेंड, अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा तभी कंज्यूमर का, जहां पे ये दोनों पॉइंट एक साथ सेटिस्फाई होंगे, वहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। सो दीज आर द टू कंडीशंस जिसको पूरा करना जरूरी है कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए। अब चलें हम इसको एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन कहाँ पूरा हो रहे हैं और किस तरह से कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाकई में मिलता है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं, फुलफिल होते हैं। क्या ऐसा सच में हो रहा है? तो इस बात को अब हम एक्सप्लेन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग इसका, और ये एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। और डायरेक्टली हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें हम देखेंगे इन दोनों कंडीशंस को पूरा होते हुए, साथ ही साथ कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को अचीव होते हुए। तो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले। दो गुड्स लेते हैं हम, गुड एक्स, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं गुड वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले तो इंडिफरेंस कर्व्स, और यहाँ पे हम इंडिफरेंस कर्व्स बनाएंगे, एक साथ एक से ज़्यादा कर्व्स बनाएंगे। ठीक है, नाम दे दीजिए IC1, दिस इज IC2 एंड दिस वन इज IC3। ओके, फिर बना लेंगे हम एक बजट लाइन, और बजट लाइन जो हम बनाएंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंडिविजुअली अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करी हुई हैं, जैसे बजट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, इंडिफरेंस कर्व है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, उसका शेप होता है ना।
उसके अलावा आप यहाँ पे इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। सबसे पहले बजट लाइन का नाम दे देते हैं PQ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है, टच कर रहा है बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को। यहाँ पे देखो, इसको एक नाम दे देते हैं हम, दैट इज E, ओके। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि IC1 बजट लाइन को कट कर रहा है, और एक और यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे IC1 बजट लाइन को कट कर रहा है। इसको नाम दे देते हैं F और इसको नाम दे देते हैं G, ठीक है। और एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जिसको हम ले लेते हैं IC3 पे। मान लो कि एक पॉइंट है, पॉइंट A, ठीक है। अब आप देखो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इस डायग्राम को अब हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि हमारे फिगर में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है गुड एक्स, वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है गुड वाई, ठीक है। IC1, IC2, IC3 ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों इंडिफरेंस कर्व्स हैं, ठीक है। ये इनको एक साथ मिला दें तो ये इंडिफरेंस मैप बन जाते हैं। ये सब के सब इंडिफरेंस मैप है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, याद होगा आपको। PQ जो है, PQ इज द बजट लाइन विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप। बजट लाइन भी है, इसी को प्राइस लाइन भी कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो आप देखोगे सबसे पहले तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये क्या दिखा रहा है, कंज्यूमर जो है वो क्या कोशिश करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोइंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व शोइंग लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन दिस फिगर, in this diagram, where we have 3 indifference curves. According to that, consumer will try to reach IC3, because on IC3 consumer will get the highest level of satisfaction, the maximum level of satisfaction. तो पॉइंट A पे पहुंचना चाहेंगे कंज्यूमर, है ना। लेकिन क्या पॉइंट A पे कंज्यूमर पहुंच सकते हैं? यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, बट द बजट लाइन शोज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और उसी के बराबर है इनकम का, कंज्यूमर का खर्चा। इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता है भाई। तो यहाँ पे पॉइंट A जो है वो IC3 पर है, लेकिन बजट लाइन के ऊपर है ये। तो ये पॉइंट जो है वो आपके कंज्यूमर के लिए अनअटेनेबल, अनअचीवेबल पॉइंट है। इसको तो वो अचीव ही नहीं कर सकता, बस चाह सकता है कि काश मैं वहाँ जा पाता, काश मैं पॉइंट A पे होता, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता, मैं इतने सारे गुड्स को परचेज कर पाता। लेकिन वो बस इतना सोच सकता है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है, आप समझ लो, क्योंकि बजट लाइन PQ के ऊपर है IC3, न टच कर रहा है न कट कर रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर है, और ये कंज्यूमर के इनकम के बाहर का पॉइंट है, वहां तक कंज्यूमर नहीं पहुंचेगा। तो चलो भाई, कोशिश करेगा कंज्यूमर कि हम अपने बजट लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वहीं पे रहते हैं, मतलब मेरे पास जितनी कैपेसिटी है मैं उतना ही खर्चा करती हूँ। सो बजट लाइन इज PQ एंड वी हैव 2 पॉइंट्स PQ पर, एक तो F एंड G। F एंड G 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपके IC1 पर हैं। IC1 पर 2 पॉइंट्स हैं F एंड G। ये दोनों पॉइंट्स कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स IC1 पर हैं, है ना। लेकिन कंज्यूमर जो है वो पूरी कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सके, बिकॉज हम लोग जो भी बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, वो हम रैशनल कंज्यूमर के केस में बात कर रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर कैसा है, रैशनल है, बिल्कुल समझदार है, उसी को चुनेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स के अलावा देखता है कंज्यूमर की, ठीक है IC3 तो औकात से बाहर है, वहाँ नहीं जा सकते, IC1 तो बहुत कम है, IC2 पे क्या है, IC2 पे जाया जा सकता है क्या? तो IC2 पे जब कंज्यूमर जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं देयर इज अ पॉइंट
that touches the price line, that touches the budget line, that is point E. पॉइंट E एक ऐसा पॉइंट है, बिंदु है जो कि IC2 पे है और ये हमारे बजट लाइन को टच भी कर रहा है, जो कि डेफिनेटली IC1 से तो ज़्यादा है। तो कंज्यूमर रैशनल है, वो हमेशा उसी को चुनेगा, उसी कॉम्बिनेशन को चुनता है जहाँ पे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप देख लो यहाँ पे कैसे मैं बात कर रही हूँ। तो अगर वो F पे रहता है तो F पे उसको गुड X की क्वांटिटी मिलती है X और गुड Y की क्वांटिटी मिलती है Y OY, है ना। अगर G पे होता है तो गुड X की क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन Y की क्वांटिटी घट के हो जाती है Y1, यहाँ पे OX1। तो ये दोनों पॉइंट ठीक है, लेकिन पॉइंट E पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे X की क्वांटिटी भी ज़्यादा है X2, Y की क्वांटिटी भी ज़्यादा है Y2। पहले की तुलना में, बाद की तुलना में यहाँ पे दोनों कमोडिटीज़ की तुलना, दोनों कमोडिटीज़ की क्वांटिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा है जो IC1 पर मिल रही थी। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंज्यूमर क्या करने वाले हैं, तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को पॉइंट E पर चुनेंगे, क्योंकि पॉइंट E पर कंज्यूमर को कंपैरेटिवली IC1 के जो भी पॉइंट्स हैं उनसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हायर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट कंज्यूमर का यहाँ पे इस पॉइंट पे जो दोनों नेसेसरी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाता है। क्योंकि इसी पॉइंट पे आप देखोगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है MRS जो है वो स्लोप ऑफ अ बजट लाइन के बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे ना टच हो रहा है ना कट हो रहा है, ना कम है ना ज़्यादा है। इस पॉइंट पर, पॉइंट E पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एट पॉइंट E मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY का बिल्कुल बराबर है स्लोप ऑफ अ बजट लाइन के, दोनों के दोनों बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कॉन्वेक्स है आपका इंडिफरेंस कर्व। IC इज द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो दोनों के दोनों नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रहे हैं एट पॉइंट E। सो एट पॉइंट E कंज्यूमर विल डिसाइड, कंज्यूमर विल लोकेट हिज इक्विलिब्रियम, अपने इक्विलिब्रियम को वो वहीं पे चुनेगा, स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसी पॉइंट पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। एंड दोनों कंडीशंस जहाँ पे फुलफिल होते हैं वहीं पे कंज्यूमर को मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो सेटिस्फैक्शन होता है कंज्यूमर का वो मैक्सिमम वहाँ पे होता है जहाँ पे ये दोनों कंडीशन पूरे होते हैं, और ये दोनों के दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं पॉइंट E पर। सो अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हम बिल्कुल इसी तरह से करते हैं इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन की मदद से, और देखते हैं कि जिस भी पॉइंट पर ये दोनों कंडीशंस जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हैं, दिए गए हैं, ये दोनों जहां पूरे हो रहे हैं वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। इसी के साथ ऑर्डिनल अप्रोच के तहत कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जिसको हमको पढ़ना था, निकालना था, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। यहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो फिनिश होता है, फुल एंड फाइनल। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो पार्ट B स्टार्ट हो जाएगा, या आप उसको चैप्टर 2 कह सकते हो। यूनिट 2 में, यूनिट 2 के अंदर चैप्टर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। हम डिमांड की थ्योरी डिस्कस करेंगे। डिमांड क्या है, डिमांड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिमांड फंक्शंस क्या हैं, इस तरह की तमाम बातें जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड से रिलेटेड है, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और वो सारे टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू।